नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और हेडलाइन के बाद अब एक खास नजर खबरों पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात उड़ान के लिए तैयार देश की, और 25 तारीख से 1/3 उड़ानों से मेट्रो सिटी जुड़ने जा रही है। तो वहीं रेलवे ने भी कल से बुकिंग आसान कर दी और अब कॉमन सर्विस सेंटरों से भी टिकट मिलेंगे। तो स्टेशनों पर वेंडर्स को भी स्टॉल्स खोलने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में अब गाइडलाइन के 7 ग्रीन जोन में सैलून शटर भी खुलेंगे, जहां खास तरीके से मॉनिटरिंग होगी। वहीं एमपी में जारी बंगला पॉलिटिक्स में बेदखली से पहले पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने सरकारी आवास से सामान पैक कर लिया। वहीं एमपी में संवैधानिक नियुक्तियों के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए नियुक्तियों को बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। तो वहीं भोपाल के इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। और विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तय किया है। अब शादी में बारात के लिए ले जाई जाने वाली बस की अनुमति परिवहन विभाग नहीं देगा और तय संख्या से ज्यादा बाराती होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल के जाटखेड़ी में सतलापुर से आई बारात में बहू के पॉजिटिव होने की वजह से 35 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल जाटखेड़ी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल के जाटखेड़ी में सतलापुर से आई बारात में बहू पॉजिटिव थी और इसके बाद अब कुल 35 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उसी के बाद कुछ सख्ती भी इस मामले में अब की जाएगी। अगर तय संख्या से ज्यादा बाराती आते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। यहां पर सतलापुर गांव से एक बारात आई। हमारी बिटिया, जिसको बहू कह सकते हैं, वही पॉजिटिव थी और हालात ये हुई कि आज पूरा गांव क्वारंटाइन, 35 लोग बारात में आ गए। हालांकि 35 के 35 लोग क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, लेकिन आज तय किया है कि ये लोग जो अनुमति से अधिक बारात में आए, बस से आए, ये 2-3 बातें स्पष्ट है कि आज के बाद कोई भी बारात बस में नहीं आएगी, न बस की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, निर्धारित संख्या से अधिक लोग अगर आएंगे तो एफआईआर होगी और ये जो 35 लोग हैं इन पर भी एफआईआर होगी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले भी विवाह समारोह के लिए गाइडलाइन तय थी, नियम पहले से ही बना दिए गए थे, क्या मॉनिटरिंग उसकी नहीं हो रही थी? कैसे बस लेकर बाराती पहुंच गए? और दूसरी बात, अगर तय संख्या से ज्यादा लोग आते हैं तो सभी के खिलाफ फिर एफआईआर होगी। अब शायद अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम अनुराग से दोबारा जुड़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला जाटखेड़ी बारात आई हुई थी सतलापुर गांव से और इसमें बहू पॉजिटिव थी। इसके बाद अब 35 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कम से कम बस की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी और जो तय संख्या से ज्यादा लोग अगर आते हैं तो फिर एफआईआर दर्ज होगी लोगों के खिलाफ। हर हाल में जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। तो जाटखेड़ी के लोगों की चिंताएं दरअसल बढ़ गई हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले से गाइडलाइनें जारी हैं, पहले से नियम कानून बने हुए हैं, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, इसका मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग ही नहीं हो पा रही थी।
बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी सामने निकल कर आती है, क्योंकि जाटखेड़ी में जहां पर ये शादी का कार्यक्रम था, उसको लेकर राज्य सरकार के पहले से निर्देश है कि कितनी संख्या में बाराती शामिल हो सकते हैं, कितनी संख्या में कुल शादी समारोह में कितने लोगों की संख्या शामिल हो सकती है, और इसकी अधिकतम सीमा जो तय की गई है वो 50 है, चाहे वो दूल्हे की पक्ष की तरफ से हो या दुल्हन के पक्ष की तरफ से हो। लेकिन जो बारात जाटखेड़ी में पहुंची थी उसमें 50 से ज्यादा लोग बारात में शामिल होने के लिए आए थे, और यही कारण है कि जो बहू है उसमें जो जिस दुल्हन पक्ष का जो मामला था वहां पर दुल्हन को कोरोना का संक्रमण हो गया, और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है जाटखेड़ी में भी कोरोना का संक्रमण फैल गया, और अब 35 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, और अब राज्य सरकार इन 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। लेकिन साथ ही अब ये गाइडलाइन भी सरकार ने तय कर दी है कि किसी भी तरह से बस की अनुमति शादी समारोह के लिए नहीं दी जाएगी, यानी कि जो संख्या है, जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। 15 से 20 लोग अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शादी समारोह जैसे आयोजन में कराना बेहद मुश्किल होता है, और ऐसे में संख्या का निर्धारण करना बेहद जरूरी है। और राज्य सरकार ने अब ये तय कर दिया है कि प्रदेश के किसी भी इलाके में यदि शादी का कार्यक्रम होगा तो उसके लिए सीमित संख्या होगी और बस की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीमित संख्या में ही लोगों को आयोजन पूरा करना होगा और बस की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। अगर होता तो एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के आने से प्रदेश के कई जिले संक्रमण की चपेट में आए हैं और अब तक 4,82,000 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। अब तक प्रवासी 400 मजदूरों में संक्रमण भी मिला है। वहीं कुछ मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है। 101 ट्रेनें अब तक मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 125 ट्रेनों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की मदद भी लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। एक दिन में बसों ने 2000 फेरे लगाए। मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर पर छोड़ा गया है। और अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना काल होने के बावजूद धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है। सभी 24 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपले ने बयान जारी किया है। टिकट दावेदारों को लेकर पार्टी बैठक करेगी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल इलाके में बीएसपी का प्रभाव भी है। वहीं कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इलाकों में उसने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की और सिंधिया समर्थकों की छुट्टी कर दी। तो बीजेपी भी दम लगा रही है। महाराज को अपने पाले में कर सत्ता की बाजी पलटने वाली पार्टी के कई नेता सक्रिय हो चुके हैं। जयभान सिंह पवैया राजधानी में लॉकडाउन के बावजूद राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। और यूपी की बस पॉलिटिक्स में एमपी में अब घमासान शुरू हो गया है। कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एमपी में मजदूरों को सुविधा देने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने यूपी सरकार पर मजदूरों के प्रवेश पर रोक लगाने का आरोप लगाया। इस मामले पर उन्होंने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। किसान कर्ज माफी के आरोपों पर कहा कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसान कर्ज माफी ही कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल था। कांग्रेस इसे पूरा करेगी। सरकार जहां भाजपा की सरकार है, इसमें क्या ऐसे ही विवाद होना चाहिए? आपस में ही तालमेल करें। अगर मोदी जी या अमित शाह जी चाहें वो दोनों को फोन खटका के इसका हल निकाल सकते हैं। पर एक तरफ यूपी कुछ रोक रखावट कर रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। ये हालत है। तो एक का प्रबंध नहीं और दूसरी तरफ की रोक। कर्ज माफी स्पष्ट है। घोटाले वालों को हर चीज में घोटाला लगता है। जिनका 15 साल घोटाला करते रहे, आज उनको हर चीज में, अगर वो सूरज को देखें, चांद को देखें, उसमें
उनको उसमें भी घोटाला लगेगा। जिन मजदूरों का कर्जा माफ हुआ है इसकी सूची है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं कि कोई आरोप सुनने को तैयार नहीं। मैं तो मजदूरों का सर्टिफिकेट चाहता हूं, किसानों का सर्टिफिकेट चाहता हूं। दोषी कौन है? आरोप लगाने वाले। और मैंने कहा था पूरा कर्जा 1 जून से की कार्रवाई हम तीसरा किस्त शुरू करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसको शुरू करे, किसानों को वचन दे कि जो घोषणाएं होती कर्जा माफ की ये इसका पालन करेंगे। राजीव जी ने देश को एक नई दिशा दी थी और आज जब हम सेल फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आईटी की बात करें, ये क्रांति अपने देश में राजीव गांधी की सोच, उनके दृष्टिकोण से आज हम उस सब का लाभ उठा रहे हैं। हम सब आज उन्हें याद करते हैं। और अभी प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही दल अब इसकी तैयारी में जुट गए। आज बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव पर पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ हूं। साथ ही खुद की दावेदारी पर कहा कि शिवराज सरकार को स्थायी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट तेज हो गई है और इस उपचुनाव में ग्वालियर चंबल सबसे महत्वपूर्ण और अहम इलाका है राजनीतिक तौर पर। हमारे साथ उसी इलाके से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया जी हैं। जयभान सिंह जी, ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं जो उपचुनाव की होने वाली हैं। क्या लगता है कि कितनी मुश्किल रहा आप लोगों की और कितनी आसान रहा? देखिए, प्रदेश की जनता और प्रदेश के मतदाता का जहाँ तक सवाल है, 1.25 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के कुशासन से भुगत कर जनता तो तय करके बैठी है भारतीय जनता पार्टी को विजय देने के लिए। लोग शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्थायी सरकार चाहते हैं। विजय हमको मिलेगी और उसका एक बड़ा कारण ये है कि ग्वालियर चंबल रीजन में तो कांग्रेस के पास जमीनी कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए विजय हमारी सुनिश्चित है। इक्का दुक्का जगह इस चीज को अगर हम छोड़ दें कि भारतीय जनता पार्टी की लहर पर किसी उम्मीदवार के कांग्रेस में रहते हुए कर्मों का बैगेज ही अगर भारी होगा तो कहीं चुनौती एकाध जगह संघर्ष हो, ये मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन इन जनरल भाजपा की जीत सुनिश्चित है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ही वहाँ से लड़ेंगे, तो फिर जयभान सिंह पवैया उनके साथ किस तरीके से खड़े रहेंगे? और उधर राज्य सरकार की ओर से नोटिस मिलने के बाद अब पूर्व मंत्रियों ने सरकारी बंगलों को खाली करना शुरू कर दिया है। हुकुम सिंह कराड़ा ने अपना सरकारी बंगला आज खाली कर दिया, जबकि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि वो अब किराए के मकान में शिफ्ट होंगे। राज्य सरकार ने 2 दर्जन मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस थमाया था। अपमानित होके निकलना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैंने अभी तय किया है कि जो मकान कोई किराए का मिल जाए उसमें अपना सामान शिफ्ट कर दूं और बंगला खाली कर दूं। लेकिन सर, विधायक होने के नाते तो आपको विधायक होने के माने पात्रता के अनुसार हमें निवास मिलना चाहिए, लेकिन अभी निवास खाली नहीं है। विधानसभा के सचिवालय में प्रमुख सचिव जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि अभी कोई खाली नहीं है, खाली होने पर हम दे दिए जाएंगे। जब मंत्री बनेंगे कोई बंगले खाली होंगे उनको हम दे देंगे, अलॉट कर देंगे जो विधानसभा के पूल के हैं। लेकिन अब कोई खाली नहीं है तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की है। ऐसी परिस्थिति में हमें किराया मकान ढूंढना, किराए का मकान ढूंढना। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों ने अब बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। सरकारी आवास खाली करने के नोटिस और बेदखली के नोटिस के बाद अब जो है पूर्व मंत्री हैं उनका सामान खाली होना शुरू हो गया है। बंगलों से सामान खाली किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह ने कहा है कि वो किराए के मकान में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो तमाम दूसरे मंत्री थे जिनको संपदा की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने भी अब अपना सामान खाली करना शुरू कर दिया। यानी कि बंगलों से अब सामान
खाली हो रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा तब तक पूर्व मंत्री बंगले खाली नहीं करेंगे, और इस बात का हवाला दिया जा रहा था कि लॉकडाउन होने के कारण उनसे सरकारी बंगला अभी खाली नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है और गृह विभाग ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद अब जो है बंगलों के खाली होने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। न सिर्फ पूर्व मंत्री अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी जो सरकारी बंगलों में अपना सामान लगा हुआ था उसको भी निकाल कर ले जा रहे हैं। तो कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। वहीं कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन में एक तरफ जहां सब कुछ थम सा गया, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गए। उन्होंने इस दौर में कोरोना वायरस को हराने के लिए तकनीक को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं, जबकि इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे जनता और अधिकारियों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से आज तक ट्विटर पर 58 तो फेसबुक पर 108 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए। इसके अलावा 22 लाइव इवेंट के जरिए जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान फेसबुक पर करीब 8 करोड़ की रीच हुई, तो रोजाना 13 लाख इंप्रेशन फेसबुक हैंडल पर मिले। वहीं ट्विटर पर 23 लाख इंप्रेशन मिले हैं। और ब्रेक के बाद अब रुख अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक वीडियो जारी कर अपने संसदीय क्षेत्र दमोह के लोगों से कोरोना को लेकर अपील जारी की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने वीडियो में कहा कि अगर आप लोगों ने सावधानी बरती तो कोरोना को हराने में हम कामयाब होंगे, लेकिन अगर आपने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो ये कोरोना खतरनाक साबित होगा। कि जरा भी असावधानी हुई तो कोरोना का संकट भयावह रूप ले सकता है। हमारे गांव में, हमारे परिवारों में लोग बाहर से लौट कर आए हैं, उनका जीवन भी बहुमूल्य है, हमारा जीवन भी बहुमूल्य है। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा अंतर बनाकर चलना होगा। 14 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं, उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने दर्शकों के कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब दिए और समाधान बताया। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जोधपुर से हार्दिक यादव बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या बच्चों में कोरोना वायरस के अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं? बीजापुर से रविंद्र मोरला बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों और बड़ों में कोरोना के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं? मेरा नाम श्रेया है, मैं रांची शहर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना वायरस का असर ज़्यादा रहता है। मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा और मैं मुंगेर से हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना वायरस का असर अधिक रहता है? मेरा नाम अनुजा शुक्ला है, मैं बड़वानी में रहती हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या बच्चों में और बड़ों में कोरोना के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं? जी। CDC के अनुसार, CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस के जो प्राथमिक लक्षण हैं वो सामान्य तौर पर देखा गया है कि बच्चों और बड़ों में सामान्य एक ही जैसे पाए गए हैं। सामान्य लक्षण है हल्का बुखार होना, खांसना, छींकना और सोर थ्रोट लाइक सिम्टम। तो बच्चों और बड़ों में जो प्राथमिक लक्षण होते हैं वो देखा गया है कि मिलते जुलते हैं। इसके अलावा बच्चों में वोमिटिंग की कंप्लेंट भी देखी गई और कुछ बच्चों में पेट दर्द की भी शिकायत पाई गई। तो जो प्राथमिक लक्षण हैं कोरोना वायरस के वो बच्चों और बड़ों के मिलते जुलते हैं।